नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान भूगोल की अपनी क्लासें चल रही है और राजस्थान भूगोल के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लगभग ये सभी एग्जाम के अंदर होता है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ अपन पढ़ते हैं, अगर वह इंडिया लेवल की अगर अपन बात करते हैं तब तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने की होती है, चाहे वह इकोलॉजी हो या फिर एनवायरनमेंट हो। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर पर्यावरणीय चुनौतियाँ कौन कौन सी है और राजस्थान के अंदर पारिस्थितिकी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे जो है वह चर्चाओं में रहते हैं। विशेष रूप से इसकी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि इस टॉपिक को कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो यहाँ पर अपन इसको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर और बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह मुख्य रूप से पढ़ी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन पर्यावरण की। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में ही अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन जो है वह आपके ध्वनि प्रदूषण वगैरह है इनकी बात नहीं करेंगे। विशेष रूप से राजस्थान के अंदर दो प्रकार के प्रदूषण मेनली जो है वो देखने को मिलते हैं। उसको आप प्रदूषण भी कह सकते हैं, उसको आप पर्यावरणीय चुनौती भी कह सकते हैं। जैसे कि मृदा। देखिए, मृदा जो है, मृदा के बारे में अपन ने सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली है कि कौन कौन सी जो है राजस्थान के अंदर मृदाई होती है। डीसी जोशी ने 10 प्रकार की बताई है, जो आपका कृषि विभाग है उसने 14 प्रकार की बताई है, अपन ने 7 प्रकार की पढ़ी थी। कौन सी लाल लोमी थी, कौन सी आपके रेतीली, भूरी रेतीली, सारी की सारी पढ़ी थी, जलोढ़, पीली भूरी रेतीली। मृदा के अलावा एक चीज़ आती है जो मैं वहाँ पर भी बता रहा था, इस मृदा के अंदर वह सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए NPK। यह एक चीज़ आती है। ये NPK क्या है? इसको बोला जाता है NPK रेशो के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि N अनुपात P अनुपात और K, इनका एक फिक्स रेशो होना चाहिए। अगर यह रेशो किसी मृदा के अंदर इसी अनुपात में हो, किस अनुपात में कि उस मृदा के अंदर यदि चौथा भाग किसका हो, नाइट्रोजन का हो, दूसरा भाग जो है वह फास्फोरस का हो और पहला भाग जो है यह पोटेशियम का हो, तो वह मृदा जो है वह एकदम बेस्ट मृदा होती है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ मृदा। सबसे श्रेष्ठ मृदा जो है उसकी अगर अपन बात करें तो वह इस रेशो के अंदर होना चाहिए। अब इसको आप जान लीजिए। देखिए, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस, कोई अगर साइंस का है तो उसको और अच्छे से आएगा, तो और K का हो जाएगा आपका पोटेशियम। देखिए, नाइट्रोजन की जब अपन बात करते हैं, जब आप बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, बॉटनी वगैरह अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर भी पता चलता है या फिर सामान्य विज्ञान के अंदर भी पता चलता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कुछ ऐसे जो है वह आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, विशेष रूप से जो फलीदार जो आपके पौधे होते हैं उनके अंदर, उनके द्वारा उस नाइट्रोजन जो गैस है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर बदला जाता है। और फिर यही नाइट्रोजन जो है यह आपके किसके अंदर बदलता है, आपका अमीनो अम्ल से बदल के प्रोटीन के अंदर जाता है, और फिर प्रोटीन बन के फिर जैसे आप प्रोटीन को खाते हो तो फिर वो आपके शरीर में जाके और फिर आगे की सारी क्रिया होती है। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन जो है यह हमें कहाँ से मिलता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह आपको जो है वह पूछी जा सकती है। तो नाइट्रोजन के लिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है, कोई भी जो फलीदार जो पौधा है उस फलीदार पौधे से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब आपको कई बार ऐसा कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है या फिर मृदा के लिए अच्छी होती है। तो ऐसी कुछ फसलें हैं जैसे कि मूंग हुआ, यानी कि मूंग हुआ, मोठ हुआ, मूंग, मोठ, उड़द। कहने का मतलब जितनी की जितनी दलहन है, ये दलहन सारी की सारी क्या होती है, आपके एक प्रकार से मृदा के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करती है। और यह विशेष रूप से आपको इसमें याद रखना होता है। तो जो भी फलीदार आपके पौधा होता है, फलीदार जिसके अंदर फली लगती हो, वह सारे के सारे ही मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा फास्फोरस और आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो है आप लोगों ने देखा होगा कि, वैसे देखिए एक बार मैं आपको बता भी दूं, जैसे कि यूरिया आप लोग डालते हैं, यूरिया जो है वह खेतों के अंदर डाला जाता है। यूरिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली
यूरिया के अंदर होता है नाइट्रोजन। तो यूरिया डालने के बाद में मृदा के अंदर क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फास्फोरस है, इसके लिए मृदा के अंदर डाला जाता है फास्फेट। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो संबंध रखते हैं, या फिर अगर आपके खेत वगैरह है, तो आप लोग देखते होंगे कि आपका जो भी किसान है वह उसके अंदर यूरिया डालता है नाइट्रोजन के लिए, फास्फेट डालता है फास्फोरस के लिए, और पोटाश डालता है पोटेशियम के लिए। पोटाश, इससे क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है मृदा को। अब इसमें एक समस्या क्या होती है कि भारत या फिर राजस्थान के अंदर विशेष रूप से फोकस एक ही चीज पे किया जाता है, और वह करते हैं यूरिया के ऊपर। तो केवल यूरिया के ऊपर करते हैं, तो फिर ये रेशो जो है ये बिगड़ जाता है, और ये वर्तमान में जो रेशो है ना, ये 8 पर है, ये 4 होना चाहिए जबकि 8 है, यानी कि नाइट्रोजन दुगुना है अपनी मृदा के अंदर। तो मेन फोकस इस यूरिया के ऊपर किया जाता है। इसी वजह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ से जो है वह आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वह योजना शुरू की गई, यानी कि आप अपनी मृदा को लेकर जाइए और उसका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, यानी कि आपकी मृदा में NPK रेशो किस प्रकार से है, उसके अनुसार ही आप मृदा के अंदर जो है वह इन जो उर्वरक है इनका प्रयोग करना होगा। विशेष रूप से यह कारण था उस योजना का। लेकिन अपने जो है वो यूरिया को ज़्यादा वो जो है डाला जाता है, हर कोई भी फसल हो पहले यूरिया डालते हैं। विशेष रूप से यूरिया के अंदर भी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, 2 हाल ही में चर्चाओं में शब्द रहते हैं यूरिया के बारे में। एक आता है नीम कोटेड यूरिया, यानी कि ऐसा यूरिया जिसके ऊपर जो है वह नीम, जो आपका नीम का पौधा होता है, उस नीम का जो है वह एक प्रकार से आवरण चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। और हाल ही में एक लिक्विड यूरिया के रूप में भी एक शब्द चर्चाओं में आ रहा है, जिसके अंदर लगभग जो 50 किलो की यूरिया की बोरी आती है, जो कट्टा आता है 50 किलो का, उसको किसके अंदर 500 ml के अंदर जो है वह लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है इसको बना दिया जाएगा 500 ml केवल। तो इसको बोला जाता है लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया इनका यूज किया जा रहा है आजकल, तो यह भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो मृदा के अंदर सबसे पहली चीज आती है वह आती है आपके NPK रेशो। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। मृदा के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है, जो चर्चाओं में रहता है अक्सर, और उसकी अपन बात करते हैं, तो वह आता है कि राजस्थान के अंदर जैसे कि अम्लीय, क्षारीय और लवणीय 3 प्रकार की मृदाओं जो है यह मिलती है। एक आती है अम्लीय, एक आती है आपके क्षारीय, और एक आती है लवणीय। ये 3 प्रकार की मृदाएं जो है यह देखने को मिलती है मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर। अब देखिए, अम्लीय मृदा जो है यह राजस्थान के अंदर कौन सी मृदा थी जो अम्लीय मृदा थी। विशेष रूप से मैंने आपको लगभग सभी मृदाओं के प्रकार लिखवाए थे अच्छे से, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सिरोजम जो मृदा है, सिरोजम जिसको मरुस्थलीय धूसर भी कहा जाता है, और यह सिरोजम का निर्माण जो भी अरावली के जो तलेटी वाले जो जितने जिले हैं उन जिलों के अंदर, जब भूरी रेतीली मृदा के अंदर अरावली के ऊपर उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं उनका कचरा जब उसमें मिक्स होता है तो वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता है, और उसकी वजह से उस जो कार्बनिक जो पदार्थ है उसका पूर्ण रूप से जो है वह आपका अपघटन नहीं हो पाता है, और इस वजह से उस भूरी रेतीली मृदा के अंदर एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय गुण जो है वह आ जाते हैं, और उस मृदा को अलग से नाम दे दिया जाता है मरुस्थलीय धूसर या फिर सिरोजम मृदा। ये होती है अम्लीय मृदा। इसके अंदर मुख्य रूप से बागानी जो फसलें हैं, जो बाग वाली है, वही इसमें की जाती है। लेकिन इसका निवारण अगर आपको पूछा जाए कि इसका निवारण क्या हो सकता है, तो इस सिरोजम मृदा यानी कि जो अम्लीय मृदा है उसके अंदर अगर आप देखिए, एक आप लोग आप एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आती है, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन उस अभिक्रिया के अंदर ये होता है कि भाई अम्ल प्लस क्षार अगर कर दिया जाता है तो वह बन जाता है आपका लवण प्लस जल। ठीक है ना, इसको बोला जाता है, इस अभिक्रिया का नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। अम्ल के साथ अगर कोई चीज अम्लीय अगर ज्यादा है तो उसके अंदर क्षार बढ़ा दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, अगर उसमें क्षार ज्यादा है तो अम्ल बढ़ा दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया के हिसाब से जो है वो आप लोग यहाँ पर चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अम्लीय ज्यादा है तो यहाँ पर आपको क्षार बढ़ाना होगा, यानी कि चूना पत्थर अगर आप इसमें बढ़ा देते हैं, अगर आप चूना पत्थर जो है अगर यह मिला देते हैं उस अम्लीय मृदा के अंदर, तो आपका जो मृदा है वह उपयोगी हो सकती है किसी भी कार्य के लिए। तो अम्लीय मृदा को सही करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चूना पत्थर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज,
इसके अंदर एक और मैंने रिकॉल किया, फास्फेट के अलावा जो रॉक फास्फेट होता है बेसिकली मुख्य रूप से जो है वह आपका रॉक फास्फेट जो है ये यूज में लिया जाता है, इसमें लिख लेना बाद में कभी काम आ जाएगा। अगला देखिए, अगला आता है आपका, वह आता है क्षारीय मृदा। देखिए क्षारीय मृदा जो है ये विशेष रूप से कहाँ पर मिलती है, जो जलोढ़ मृदा है वो जलोढ़ मृदा राजस्थान की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा भी है, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा भराव अगर हो जाता है उस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से क्या आता है आपके क्षारीय मृदा का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है इसका अधिकता पाई जाती है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन सेम समस्या। राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर नहर जो होती है उस नहर के साइड में पानी निकल जाता है, अगर नहर कहीं से टूटी फूटी है तो वहाँ पर पानी का भराव अगर लंबे समय तक रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस समस्या को बोलते हैं सेम समस्या, और वहाँ की मृदा हो जाती है क्षारीय प्रकार की। तो विशेष रूप से क्षारीय प्रकार की जो मृदा है, अगर इसका आपको उपाय पूछा जाए तो इसका सीधा सा उपाय है जिप्सम। अगर आप मृदा के अंदर जिप्सम अगर मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो क्षारीय मृदा है यह अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, यह इसके अंदर इसका निवारण हो सकता है। इसके बाद में आती है लवणीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा आप सभी को याद करनी होगी। लवणीय मृदा राजस्थान के अंदर कहाँ पर मिलती है, तो जब अपन लोगों ने मृदा के अंदर भूरी रेतीली मृदा पड़ी थी, भूरी रेतीली जो कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फैली हुई मृदा है भूरी रेतीली मृदा, जो कि बिल्कुल उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे के पूरे जो आपके रेतीली मृदा वाला क्षेत्र है उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा का पूरा अरावली के पश्चिम वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, जिसमें शेखावाटी, नागौर, पूरा का पूरा जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, ये पूरा का पूरा रीजन उसमें आता है भूरी रेतीली मृदा में। तब अपन ने पढ़ा था कि उच्च जो आपका नागौरी उच्च क्षेत्र जिसको कहा जाता है उसके अंदर विशेष रूप से जो आपका डीडवाना, डेगाना, सांबर वाला रीजन है वहां पर जो है वह नमक की वजह से लवणीय मृदा जो है उसका विस्तार है, जबकि आपका गोटन और मेड़ता वाला जो रीजन है वहां पर जो है आपके क्षारीय प्रकार की मृदा का विस्तार है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जो लवणीय मृदा है ये नागौर वाला जो क्षेत्र है, जो भी विशेष रूप से नागौर का कौन सा पूर्वी वाला या फिर आपका उत्तर पूर्वी वाला, इस रीजन के अंदर लवणीय मृदा मिलती है राजस्थान के अंदर। इस लवणीय मृदा का क्या निवारण हो सकता है, तो इसका वैसे तो कोई निवारण नहीं है, इस मृदा के अंदर जो इसके लिए उपयोगी फसलें हैं वो की जा सकती है। इसके अलावा अगर जो आपके लवणीय मृदा है अगर इसको ऊपर से जो है आपका खुरच कर और इसको अगर अलग कर दिया जाता है, जो भी इसके अंदर साल्ट है, बेसिकली इसमें क्या होता है लवणीय मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण सोडियम और जो मैग्नीशियम होते हैं इनके क्लोराइड या फिर आपका जो सल्फेट होते हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं कि जब अपन पढ़ते हैं कठोर जल और मृदु जल, तो कठोर जल की विशेषता यही होती है कि कठोर जल उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या हो सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होने चाहिए, यानी या तो NaCl या फिर होना चाहिए आपका Na2SO4 या फिर होना चाहिए आपका MgCl2 या फिर MgSO4। ये विशेष रूप से उसके अंदर अगर साल्ट है उसकी वजह से ये लवणीय मृदा जो है इसका निर्माण होता है। तो ये राजस्थान के अंदर एक और विशेष रूप की जो समस्या है ये देखने को मिलती है, जो कि आपके किसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर मृदा वाली जो समस्या है उसमें आ जाती है। अभी राजस्थान की एक तीसरी और समस्या आती है, तीसरी समस्या और आती है आपकी, और वह मृदा के रिलेटेड आती है, उसको कहा जाता है मृदा अपर्दन। देखिए मृदा अपर्दन की अगर अपन बात करें तो मृदा अपर्दन का क्या है, बेसिकली पूरा का पूरा वो चीज आपको समझनी है। देखिए मृदा अपर्दन जो है यह राजस्थान के अंदर विशेष रूप से मृदा अपर्दन किस प्रकार से होता है। देखिए मृदा अपर्दन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है आपका परत अपर्दन, परत अपर्दन, और दूसरा होता है आपका अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। ये दो प्रकार के मृदा के अपर्दन होते हैं, जिसमें राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अवनालिका अपर्दन जो है इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली होता तो परत अपर्दन भी है राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिसको बरखान या फिर बरछान भी कहा जाता है, वह जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस क्षेत्र की मृदा को लेकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका परत अपर्दन का एक प्रकार से वो एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन यहां पर बात किसकी करेंगे अपन, अवनालिका अपर्दन की करेंगे। देखिए अवनालिका अपर्दन की जब बात करते हैं तो राजस्थान, या आपके सामने राजस्थान है, विशेष रूप से दो जगहों पर अवनालिका अपर्दन की बात होती है। सबसे पहली बात होती है यहां से जो है वो आपके चंबल नदी प्रवाहित होती है राजस्थान के अंदर, यहां से आपकी क्या होती है
चंबल नदी जो है ये प्रवाहित होती है। इस चंबल नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, इसके अंदर आके मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के द्वारा, विशेष रूप से इसकी चर्चा अपन ने पीछे भी की थी, इस क्षेत्र के अंदर जो भी चंबल नदी की सहायक नदियां जब इसमें आकर मिलती है, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर जो सड़क है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये एक सड़क है, इस सड़क के पास पास में आप देखना कभी बारिश के समय में, अब बारिश आने वाली है, ऐसे पानी बहता रहता है इसके पास में, तो वो पानी धीरे धीरे वहाँ पे एक नाली बना लेता है, फिक्स नाली, उसी में ही बहता है। इसी प्रकार से इस चंबल नदी की बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां जब इसमें आकर मिलती है तो उनके द्वारा जो है वह यहाँ पर क्या बना लिए जाते हैं, विशेष प्रकार से जो है यहाँ पर एक नालियाँ बना ली जाती है। और ये नालियाँ जो है कालांतर के अंदर, चूंकि ये बहुत समय से जो है वह चंबल नदी जो है वह बह रही है, तो बहुत लंबे समय तक यह नालियाँ बनते बनते आज क्या हो गए, बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन गया। और इस बड़े क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र। तो राजस्थान के अंदर बीहड़ क्षेत्र कहाँ पर है, तो जो चंबल का अफवाह क्षेत्र है उसी को ही बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ का निर्माण किस वजह से होता है, तो अवनालिका अपर्दन की वजह से बीहड़ का निर्माण होता है। तो मृदा का पहला अपर्दन जो है वह कौन सा आता है आपका, अवनालिका, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जो है वह राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वह सबसे ज़्यादा होता है आपका चंबल नदी। चंबल नदी के जो है उसके अपवाह क्षेत्र के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका अवनालिका अपर्दन होता है। और इसी अवनालिका अपर्दन की वजह से जो है वह एक क्षेत्र बनता है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अपन लोगों ने पढ़े थे। बीहड़ क्षेत्र जो है इसके विकास, इसके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बीहड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर, सवाई माधोपुर, आपके करौली और धौलपुर, इन 5 जिलों के अंदर बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। बीहड़, यही चंबल के बीहड़ है, जिसके लिए जो डाकू है, बीहड़ के जो चंबल के बीहड़ के जो डाकू है वो भी प्रसिद्ध है, काफ़ी उनके ऊपर पान सिंह तोमर जैसे मूवियाँ बनी है। तो यह विशेष रूप से क्षेत्र आता है। ये अवनालिका अपर्दन जो है यह मृदा का राजस्थान के अंदर एक विशेष रूप से आता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। एक चीज़ आपको अगर पूछी जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वह आपका अपर्दन कहाँ पर होता है, तो धौलपुर जो है, इस धौलपुर के अंदर जिले के हिसाब से अगर पूछा जाए तो धौलपुर के अंदर क्या होता है आपका, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अपर्दन होता है। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जो बीहड़ है ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर मिलते हैं, तो यह धौलपुर जिले के अंदर जो है वो आपके मिलते हैं। ये तो हो गया पहला, राजस्थान के अंदर पहला अवनालिका अपर्दन का एग्जाम्पल। दूसरे की अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है गग्गर नदी, जो कि एक अंतः प्रवाही नदी है, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, एक श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़, जिसके जो है आपके अफवाह क्षेत्र केले या फिर जिसके तट के ऊपर कालीबंगा जो है, रंग महल जो है, इस प्रकार की सभ्यताएं भी विकसित है। इस गग्गर नदी के अंदर भी इसकी जब सहायक नदियां आकर मिलती है, इस गग्गर नदी की जब सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है, तो उनके द्वारा भी इस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा नहीं लेकिन छोटे स्तर के ऊपर क्या किया जाता है, अवनालिका अपर्दन किया जाता है। और इसी अवनालिका अपर्दन के कारण इस गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में, इसको विशेष रूप से नाली प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नाली प्रदेश के रूप में क्या करता है, इसको जाना जाता है। और यह विशेष रूप से आपके क्या है, राजस्थान के अंदर गग्गर नदी का जो ये क्षेत्र है यह आपका दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर की अवनालिका अपर्दन, यानी कि अगर आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन, तो चंबल जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर किस में होती है, तो वह आ जाएगी आपके गग्गर जो नदी है, इस गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र, जिसको विशेष रूप से नाली प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरी जो चीज है। इसके अंदर आप लोग जो है वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अवनालिका अपर्दन की ही अपन बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर 2 जगह पर यह होता है। पहला आता है आपका चंबल नदी या फिर चंबल का अपवाह क्षेत्र, यहां पर होता है राजस्थान में, पूरी चीज में समझा चुका हूं। और दूसरी चीज आती है आपके गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र। ये विशेष रूप से राजस्थान के अंदर अवनालिका अपर्दन के उदाहरण हो जाते हैं।
अभी अपन बात करते हैं जल। राजस्थान के अंदर जल के हिसाब से कौन कौन से जो है वह पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वही आपको पढ़नी होती है, वही अक्सर पूछी जाती है, और उसको बोला जाता है राजस्थान के अंदर सेम समस्या। ये सेम समस्या क्या है? देखिए, सेम समस्या की जब बात करते हैं तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर यानी कि राजस्थान के अंदर राजस्थान फीडर के द्वारा हनुमानगढ़ और यहां से फिर आपका बीकानेर होते हुए जो आपकी आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो जाती है, इस आईजीएनपी और यहां से आने वाली आपके जो गंग नहर है, इस गंग नहर, इन दोनों के ही जो अफवाह क्षेत्र है, इस अफवाह क्षेत्र के अंदर होता क्या है कि ये जो आपकी नहर है, अब देखिए सीमेंट की बनाई जाती है ये नहरें, आईजीएनपी हो चाहे गंग नहर हो, कुछ एक निश्चित समय के बाद में लगातार अगर पानी बहेगा तो कुछ निश्चित समय के बाद में वो सीमेंट टूटेगी, सीमेंट टूटेगी तो उसमें से पानी जो है वो साइड में भी जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी पाणत की हो खेतों के अंदर, तो जो धोरी बनाती है, धोरा बनाते बड़े, कुछ समय के बाद में जैसे उसमें पानी चलता रहता है, कुछ समय के बाद में उसमें से भी तो रिसाव होकर पानी साइड में जाता है, साइड के क्यारों में चला जाता है। वैसी ही समस्या जो है वह इन नहरों के साथ में होती है कि इस आईजीएनपी और जो आपकी ये गंग नहर है, इन गंग नहर के अंदर क्या होता है कि इनका जो ये आइड साइड वाला क्षेत्र होता है, इसमें जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पानी जो है वो इस प्रकार से निकल जाता है और आसपास के खेतों के अंदर जमा हो जाता है। विशेष रूप से यह जो समस्या है, यह समस्या इसमें देखने को मिलती है। अब इस समस्या देखिए, इस पानी का जो जमाव हो रहा है ना, ये जो पानी का जमाव है, पानी का भराव जो है बेसिकली आसपास के क्षेत्रों में, इसी को ही क्या कहते हैं, सेम समस्या। अब केवल पानी के भराव को सेम समस्या नहीं कहते हैं। सेम समस्या का मुख्य रूप से मतलब क्या है कि जब उस क्षेत्र के अंदर पानी का भराव लगातार रहेगा तो इस क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिप्सम जो है ये पाया जाता है काफी मात्रा के अंदर, और जिप्सम को जैसे ही जो है यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, पानी मिलते ही वो कड़क हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और नीचे एक तरफ से जैसे कि बिल्कुल सीमेंटेड ही होना उस प्रकार से सील हो जाएगी, और फिर ऊपर वाला जो पानी है वो बिल्कुल ही नीचे रिसाव नहीं होगा और वो पानी हमेशा भरा हुआ रहेगा वहां पर, और इस वजह से उस क्षेत्र की मृदा भी सारी प्रकार की मृदा हो जाती है। इस समस्या को सेम समस्या कहा जाता है। इस सेम समस्या के निवारण के लिए एक जो है वो आपके प्रणाली भी आती है, विशेष रूप से जो अपन अभी देखेंगे इसके अंदर। देखिए, सबसे पहली सेम समस्या, तो सेम समस्या के बारे में कुछ लिख लीजिए आप। तो आईजीएनपी व गंग नहर के आसपास वाले क्षेत्र में पानी के भराव के कारण मृदा का क्षारीय होना व जल भराव की समस्या, ये विशेष रूप से जो है आपके समस्या जो है ये देखने को मिलती है। और राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलती है, तो राजस्थान के अंदर दो जिले हैं, एक आता है आपका श्री गंगानगर और दूसरा आता है आपका हनुमानगढ़। इन दो जिलों के अंदर विशेष रूप से यह जो समस्या है आपकी सेम की, यह समस्या जो है वो देखने को मिलती है। ये हो जाती है आपकी विशेष रूप से जो पर्यावरणीय संबंधित जो समस्याएं थी वह सारी की सारी। अभी अपन बात करेंगे, वह करने वाले हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। देखिए, अब यहाँ से कुछ पारिस्थितिकीय मुद्दे शुरू होंगे और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देखते रहना है आपको। देखिए, राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। अब ये तो सबको पता है खेजड़ी है, इसका नाम क्या है भाई साहब, प्रोसोपियस सिनेरियो है, ये चीज़ें सबको पता है। इसको कब घोषित किया गया था, 1983 में। इसके अलावा जो चीज़ें आएगी वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे देखिए, खेजड़ी जो है इसको रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है, इसको थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष को कहते हैं जिसका एक नहीं अनेक उपयोग हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो ये कल्प वृक्ष राजस्थान के थार का कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है, प्रोसोपियस सिनेरियो। और इसको राज्य वृक्ष कब बनाया गया था, तो 1983 के अंदर इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था।
विशेष रूप से जो आपका खेजड़ी जो है ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। 5 जून के दिन क्या आता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस आता है और इस दिन 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के ऊपर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था आपके खेजड़ी के ऊपर। ये विशेष रूप से इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। देखिए खेजड़ी जो है ये राजस्थान के शेखावाटी वाला क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन किसी जिले के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो नागौर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलती है आपके खेजड़ी जो है ये पाई जाती है नागौर जिलों के अंदर। इसके अलावा जो आपका खेजड़ी वृक्ष है इसकी जो पूजा है वह विशेष रूप से 2 त्योहार के ऊपर भी किया जाता है। एक तो दशहरा का त्यौहार जिसको विजयदशमी बोलते हैं, इसके ऊपर इसका जो है विशेष रूप से क्या किया जाता है, इसकी पूजा जो है वह की जाती है खेजड़ी की। खेजड़ी के नीचे जो है वह गोगा जी की पूजा होती है। उस समय खेजड़ी पड़ी थी तब मैंने बताया भी था, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ये लाइन जो है वह काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो गोगा जी एवं झुंझार बाबा जो है इनका थान या फिर जो मंदिर है यह भी इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। इसके अलावा खेजड़ी के देखिए कुछ नाम है क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि खेजड़ी को पंजाबी एवं हरियाणी के अंदर क्या कहा जाता है, जाटिक बोलते हैं। तमिल के अंदर जैसे कि इसको पेईमई बोला जाता है, कन्नड़ में बन्ना बन्नी बोलते हैं, सिंधी के अंदर जो है इसको धोकड़ा बोलते हैं, विष्णोई संप्रदाय के अंदर इसको समी बोलते हैं। समी वृक्ष की पूजा होती है, कई बार कहा जाता है विजयदशमी दशहरे के ऊपर समी वृक्ष की पूजा, तो ये वही समी वृक्ष आपका आ जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे कि खेजड़ी जो है इससे इसको कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, तो इससे कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि इससे सांगरी मिलती है, इसकी जो फली होती है उसको सांगरी कहा जाता है। इससे विशेष रूप से जो है जैसे ये फली सूख जाती है तो आप लोगों ने खाए होंगे गर्मियों के दिनों के अंदर, जिसको खोखा बोलते हैं। जब सांगरी हरी रहती है वो सूखती है तो खोखा बन जाता है, मीठा हो जाता है, उसको खाने का बड़ा मजा आता है। इसके अलावा इसकी जो पत्ती है जिसको लूंग बोलते हैं, लूंग या फिर लूम, वह चारा के रूप में काम में आता है। जो आपके भेड़ जो होती है, भेड़ या बकरियां, वह चारा के रूप में इसको खाती है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में खेजड़ी जो है, इस खेजड़ी के अंदर विशेष रूप से 2 प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट रूप से, जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। खेजड़ी के अंदर एक तो कीड़ा लगता है सेलेस्ट्रेना नाम का, यह कीड़ा याद रखना है सेलेस्ट्रेना, और एक कवक लगता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं ग्लाइकोट्रामा। ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर जो है, ये विशेष रूप से आपको पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद में देखिए, तो 2 हो गए, एक कीड़ा हो जाता है सेलेस्ट्रेना और एक कवक हो जाता है आपका ग्लाइकोटर्मा, जो है यह आपका कवक हो जाता है विशेष रूप से। जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी की आयु जो है, इसकी जो उम्र है वह विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने कितनी बता रखी है कि लगभग जो है वो 5000 वर्ष तक एक खेजड़ी का वृक्ष रह सकता है, 5000 वर्ष तक। और राजस्थान के अंदर अभी तक जो है वह 2 ऐसे पेड़ मिले हैं राजस्थान के अंदर जो कि 1000 वर्ष पुराने हैं। 2 आपके खेजड़ी है वह ऐसी है जो 1000 साल पुरानी है। और ये कहाँ पर मिलती हैं, तो मांगली आवास जो अजमेर के अंदर है वहाँ पर विशेष रूप से ये मिलता है। तो मांगली आवास काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है। ये वही खेजड़ी के वृक्ष है जिसके अगर आप मौली का धागा बांधकर कोई मन्नत मांगते हैं तो वो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये विशेष रूप से आपको इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा खेजड़ी का जो है वो राजस्थान के इतिहास के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि खेजड़ी जो है यह राजस्थान के अंदर किस प्रकार से अगर अपन बात करें तो अमृता देवी जो है उनका जो है वह संबंध आता है अमृता देवी विश्नोई का। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जोधपुर यानी कि मारवाड़ के शासक रहते हैं अभय सिंह, तो अभय सिंह के द्वारा जब अपना एक महल बनाया जाता है, विशेष रूप से वो लकड़ी का रहता है, उसके लिए जब लकड़ी की आवश्यकता होती है तब वह अपने जो उनका एक नाम रहता है, उसका नाम है गिरधर दास, इस गिरधर दास को जो है वो अभय सिंह के द्वारा भेजा जाता है इसे खेजड़िली गांव के अंदर। विशेष रूप से बाद में नाम इसका खेजड़िली ही पड़ जाता है। तब वहाँ पर अमृता देवी जो है, ये 1730 की घटना है, और 1730 के अंदर जो है वह अमृता देवी लगभग 363 जो आपके लोग हैं उनके साथ में बलिदान देती है। उनके बाद में जो है वह इनका मेला भी बढ़ता है यहाँ पर। विशेष रूप से ये मेला जो है भाद्र शुक्ल दशमी के दिन ही बढ़ता है, जिस दिन आपके तेजा दशमी आती है उसी दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। इस समय जो है वह यहाँ के शासक अभय सिंह थे। अभय सिंह ने जो है वह गिरधर दास को जो है वह आदेश दिया था
विशेष रूप से विश्नोई संप्रदाय की ये संबंध रखती है आपके, और विश्नोई संप्रदाय के अंदर जो है वह आपके क्या हो जाता है, विश्नोई संप्रदाय के अंदर जो है वह ये पर्यावरण से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जो है महत्व रखते हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो सलमान खान वाला मामला भी हो, वहाँ पर भी जो है वह आपके विश्नोई संप्रदाय सबसे आगे आता है। विश्नोई संप्रदाय के अंदर जो ये आपका अपने अमृता देवी जी के द्वारा जो यहाँ पर बलिदान दिया गया था, इसको विशेष रूप से एक नाम कहा जाता है साका, या फिर इसको खडाना कहते हैं। साका तो विशेष रूप से राजपूत जो शासक जो रहते थे वह जब केसरिया और आपके विशेष रूप से दोनों जो चीज़ें करते हैं उसको बोला जाता था साका। साका एक अलग चीज़ है, इनके अंदर भी इसको साका कहा जा सकता है, लेकिन आपको खडाना नाम जरूर याद रखना है कि इनको खडाना भी कहा जाता। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जो है वो इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको ये भी पूछ ले तो 12 सितंबर जो है इस दिन प्रत्येक वर्ष को क्या मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। प्रथम जो खेजड़ी दिवस है ये 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था। 12 सितंबर 1978 को पहला खेजड़ी जो दिवस है यह मनाया गया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि अमृता देवी विश्नोई जी के नाम पर ही है, जो कि विशेष रूप से वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजस्थान का वह कौन सा है, तो वह अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट ये भी है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत होती है 1994 में। तो आपके सामने दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 12 सितंबर के दिन जो है वह खेजड़ी दिवस मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया, 1978 में। दूसरी चीज़, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जो है वह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार 1994 में पहली बार शुरू होता है। ये पुरस्कार किसी संस्था को भी दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। जब किसी संस्था को अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार देते हैं तो संस्था के लिए इसमें 50,000 रुपये जो है वह राशि दी जाती है, और किसी व्यक्ति को दी जाती है तो 25,000 रुपये जो है वह इसके अंदर राशि आती है किसी व्यक्ति के लिए। तो ये पुरस्कार कई बार पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप लोग इसमें पूरी चीज़ ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पहली बार अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार है ये किसको दिया गया, तो पाली के गंगाराम जो विश्नोई है इनको दिया गया था। राजस्थान का पहला अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार ये है। और ये विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यक्रम में अपन ने पढ़ा था ऑपरेशन खेजड़ा क्या है, तो राजस्थान के या फिर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी है उसको विशेष रूप से उसका रोपण करने का कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा। और ये ऑपरेशन खेजड़ा जो है ये 1991 के अंदर जो है वह शुरू किया जाता है। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल चुकी है खेजड़ी के बारे में। अगली चीज आती है आपके राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़े का फूल। तो रोहिड़ा जो है यह इसका जो फूल लगते हैं वह राजस्थान के क्या होते हैं, राज्य पुष्प के रूप में इसको घोषित किया गया था। 1983 के अंदर ही इसको घोषित किया गया था। विशेष रूप से ये जो आपका रोहिड़े का जो वृक्ष होता है इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और इसी वजह से सागवान जो है सागवान की लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है जो कि इमारती लकड़ी के रूप में यूज में आता है। इसी वजह से इस रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर सबसे मजबूत लकड़ी अगर किसी पेड़ की होती है तो वह कौन सा है आपका, तो वह आपका रोहिड़ा ही है। इसीलिए रोहिड़े को रेगिस्तान का क्या बोलते हैं, सागवान बोलते हैं। इसको मरु शोभा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ पीछे अपन ने जब वनस्पति पढ़ी थी राजस्थान की। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जिस प्रकार से प्रोसोपिस सिनेरियो आप लोगों ने याद किया था उसी प्रकार से आपको ये याद रखना है टिकोमेला अंडुलेटा जो है वह रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मिलता है आपका रोहिड़े का जो फूल है यह। रोहिड़े का फूल जो है ये विशेष रूप से मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसके अंदर यह जो आपके पुष्प है इसके वह खिलते हैं। इसके पुष्पों का जो रंग है ये भी अगर आपको पूछे तो गहरा केसरिया रंग और हिरमिच पीला रंग, इस प्रकार का जो है इसका मिक्सअप में रंग होता है। ये इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जोधपुर के अंदर जो रोहिड़े हैं उसको मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। टीक का एक पौधा होता है जो काफ़ी लंबाई लिए हुआ रहता है, काफ़ी मजबूत उसकी भी लकड़ी होती है। तो जोधपुर के अंदर विशेष रूप से रोहिड़े को मारवाड़ टीक कहते हैं, टीक। ठीक है, अगला आता है आपका राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, चिंकारा है और ऊंट भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, चिंकारा जो है इसको पहले राजस्थान का राज्य पशु बनाया जाता है और यह जंगली श्रेणी का राज्य पशु आता है। उसके बाद में फिर राजस्थान का राज्य पशु बनाते हैं 2014 के अंदर ऊंट को, और ऊंट जो है ये राजस्थान का पालतू श्रेणी का क्या है आपका राज्य पशु आता है। तो
तो पहले अपन बात करेंगे चिंकारा की। चिंकारा को 1981 के अंदर राज्य पशु घोषित किया जाता है। 1981 के अंदर राज्य पशु बनता है चिंकारा। 1983 के अंदर राज्य पुष्प रोहिड़े का फूल और राज्य वृक्ष खेजड़ी बनती है। इसके बाद में यह जो आपके चिंकारा जो है ये एंटीलोप जो है वो प्रजाति का आता है, और इस चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है, इसको गजेला गजेला कहा जाता है। इसका यह वैज्ञानिक नाम आता है आपका किसका, चिंकारा का। चिंकारा जो है इसको छोटा हिरण के रूप में भी जाना जाता है, और चिंकारों के लिए राजस्थान के अंदर नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर के अंदर, ये विशेष रूप से इसके लिए जाना जाता है। तो चिंकारा के बारे में सारी जानकारी हो गई। चिंकारा राजस्थान का जंगली श्रेणी का क्या है, आपका राज्य पशु है। पहली बात, 1981 के अंदर इसको राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है। ये एंटीलोप प्रजाति का है, और गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम आता है। इसको छोटा हिरण के रूप में भी जाना जाता है, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान का राज्य पशु जो है ये आपका चिंकारा जो है ये सर्वाधिक मरु भाग के अंदर या फिर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, चिंकारा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर यह विशेष रूप से मिलता है। दूसरा आता है आपका ऊंट। ऊंट जो है इसको 2014 के अंदर राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था, और ऊंट जो है यह आपके पालतू श्रेणी का राज्य पशु आता है। आगे लिखा हुआ होगा वैसे, बाकी इसमें आप लिख सकते हैं कि यह कौन सी श्रेणी का है, पालतू श्रेणी के अंदर जो है वह इसको बनाया जाता है। जबकि यह जो है आपका चिंकारा ये कौन सी श्रेणी का है, तो यह आपका जंगली श्रेणी का जो है आपका क्या आ जाता है, राज्य पशु आता है। ऊंट जो है, इस ऊंट की अगर अपन बात करें तो विशेष रूप से ऊंट का जो नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डोमेस्टिक एनिमल के रूप में, यानी कि पालतू जो आपका जानवर है उसके रूप में ऊंट है। जबकि नॉन डोमेस्टिक रूप में कौन सा है आपका, चिंकारा है। ये इसके अंदर आपके लिखा हुआ है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना आपको, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इनके वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना। जो भी राजस्थान के राज्य जो दर्जा दे रखा राज्य प्रतीक है उन सबका याद रखना है, सभी का याद रखना है। प्रोसोपिस सिनेरियो खेजड़ी है, टिकोमेला अंडुलेटा आपका रोहिड़ा हो जाएगा। इसके बाद में आपका गजेला गजेला जो है वो चिंकारा हो जाएगा। इसके अलावा आपका कैमेलस डोमेडेरियस जो है वो ऊंट हो जाएगा। ये विशेष रूप से आपको याद रखने होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला आता है आपका राजस्थान का राज्य पक्षी। गोडावन जो है इसको राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो 1981 के अंदर घोषित किया जाता है। गोडावन जो है इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। गोडावन जो है ये एक प्रकार का शर्मिला पक्षी होता है, और गोडावन का अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम मिलता है। जैसे कि इसको माल मोरडी भी कहा जाता है, इसको सोन चिड़िया भी इसको कहा जाता है। जो गोडावन है यह विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक गोडावन वो होते हैं जो आपके कहने का मतलब ध्रुवीय तरफ में रहते हैं, यानी कि जो ठंड में रहते हैं, और दूसरे होते हैं जिसको बोला जो आपके गर्म क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो जो आपका गर्म क्षेत्र के अंदर रहता है उसको बोलते हैं एरिडोटिस। ये दो नाम आपको मिलेंगे, कोरियोटिस और एरिडोटिस। अगर आपका वो ठंड के अंदर रह रहा है, ठंड के अंदर अगर रह रहा है, अगर ऐसा गोडावन है जो ठंड में रह रहा है उसको बोलते हैं कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। और अगर ऐसा गोडावन है जो कि शुष्क क्षेत्र यानी कि गर्म क्षेत्र में रह रहा है तो उसको बोलते हैं एरिड, बोलते हैं ना अपन शुष्क को एरिड। तो एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स ये हो जाएगा आपका विशेष रूप से जो गर्म रहे। तो विशेष रूप से राजस्थान में जो है उसका नाम एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स होना चाहिए, लेकिन किताबों के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर भी कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स पूछा जाता है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स या फिर एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स। ये किसको कहते हैं, यह गोडावन को कहा जाता है विशेष रूप से। ये इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए गोडावन के अन्य नाम में देखिए, इसको सारंग भी बोलते हैं, इसको हुकना भी बोलते हैं, हुकना पक्षी, इसको तुकदर भी बोलते हैं, इसको बड़ा तिलोर भी बोलते हैं। ये इसके कुछ नाम हैं जो कि आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे। ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। गोडावन जो है इसको हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से जो सोरसेन वाला रीजन है इसके अंदर इसको माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर गोडावन जो पक्षी है ये 3 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब अपन लोगों ने राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ा था उसके अंदर बताया था जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर आपका गोडावन मिलता है। मैंने वहीं पे बताया था कि सोरसेन जो 12 है वहाँ पर भी गोडावन मिलता है। और अजमेर का जो सोंखलिया वाला क्षेत्र है, इस सोंखलिया अजमेर के अंदर भी जो है आपका गोडावन पक्षी मिलता है। तो राजस्थान में 3 जगह विशेष रूप से, एक तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, एक हो जाएगा आपका सोरसेन 12 के अंदर, और एक सोंखलिया अजमेर, यहाँ पर विशेष रूप से यह देखने को मिलता है। गोडावन के प्रजनन के लिए, यह भी जब अपन लोगों ने राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ा तब बताया था कि गोडावन का प्रजनन के लिए जो विशेष रूप से केंद्र है वह जोधपुर के अंदर स्थित है।
आपके गोडावण प्रजनन केंद्र। यह आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। गोडावण का प्रजनन का जो काल है वह अक्टूबर नवंबर का महीना है। ये कोई नहीं पूछेगा वैसे। इसका भोजन आप लोग सामान्य रूप से ध्यान रख सकते हैं, तारामीरा और जो मूंगफली होती है वह इसका मुख्य रूप से भोजन होता है। और राजस्थान के अलावा यह गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर भी गोडावण जो है यह देखने को मिलता है। ये हो सकते हैं आपके जो विशेष रूप से राजस्थान के राज्य प्रतीक थे। अब इसके अलावा ये आपके सामने एक लिस्ट आएगी, ये लिस्ट पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आजकल बनने लग गए हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा हर एक जिले का एक जो है वो शुभंकरण घोषित किया गया था, जो विशेष रूप से उस जिले की क्या हो, एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जा सकता है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के 33 जिलों के लिए 33 शुभंकर घोषित किए गए थे, जिसके एक बार अपन लोग सारे के सारे देख लेते हैं। देखिए, अलवर का जो है वह आपका सांबर जो पक्षी है यह अलवर का शुभंकर आता है। अजमेर का आता है खरमोर पक्षी। इसी प्रकार से बाड़मेर जो है इसका मरु लोमड़ी या फिर आपका लौकी इसको कहा जाता है, ये बाड़मेर का आता है। बारह का आता है आपका मगरमच्छ। बारह के अंदर विशेष रूप से जो शेरगढ़ अचरौली वाला जो आपका है आपका जो ये अभ्यारण्य है वहाँ पर भी आपके मगरमच्छ मिलते हैं, तो मगर इसका हो जाएगा। भीलवाड़ा का आपका मोर जो है ये शुभंकर है। बांसवाड़ा का जल पीपी है। भरतपुर का सारस या फिर क्रेन है। इसी प्रकार से बीकानेर का भट्ट तितर है, जो बीकानेर के अंदर जो आपका भट्ट तितर जो है ये विशेष रूप से यहाँ का हो जाएगा, गजनेर अभ्यारण्य के अंदर विशेष रूप से मिलते हैं। बूंदी का सुरखाव है। चूरू का जैसे कि कृष्णमर्ग जो है ये चूरू का है। ताल छापर के अंदर आपके काले हिरण मिलते हैं, तो वह चूरू को हो जाएगा कृष्णमर्ग। दौसा का खरगोश। धौलपुर का जैसे कि आपका पचीरा, इसको इंडियन स्कीमर भी बोला जाता है पचीरा को, ये धौलपुर का हो जाएगा। चित्तौड़ का चौसिंगा हो जाएगा। चौसिंगा जो है ये विशेष रूप से सीतामाता अभ्यारण्य में मिलता है, उड़न गिलेरी और चौसिंगा। तो सीतामाता अभ्यारण्य जो है ये आपके प्रतापगढ़ और जो चित्तौड़ है उन दोनों की सीमा के ऊपर स्थित है, इसलिए चित्तौड़गढ़ का तो कर दिया चौसिंगा और प्रतापगढ़ का कर देते हैं उड़न गिलेरी। डूंगरपुर का है जांगिल। जालोर का जो है ये हो जाएगा आपका भालू। जंगली जो भालू है जो ये आपके जालोर के अंदर विशेष रूप से जो आपका सुंदा माता वाला जो आपका रीजन है उस क्षेत्र के अंदर ये विशेष रूप से मिलते हैं आपके भालू। जैसलमेर का गोडावण है ही आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान की वजह से। जोधपुर के अंदर कुर्जा पक्षी है। कुर्जा जो है ये राजस्थान के अंदर विरह गीतों के अंदर इसका संदेश दूत के रूप में काम में लिया जाता है। जयपुर का जो है ये मृग हो जाएगा। इसी प्रकार से झुंझुनू का है आपका काला तितर। झालावाड़ को जो है ये गागरनी तोता है। झालावाड़ के अंदर विशेष रूप से जो दर्रा अभ्यारण्य है उसके अंदर बोलने वाला जो तोता है ये पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका गागरोनी हो जाएगा। हनुमानगढ़ का जो है ये आपके छोटा किलकिला जो है ये आपका हनुमानगढ़ का विशेष रूप से इसमें हो जाएगा। करौली जो है इसका घड़ियाल है। देखिए, करौली की जब अपन बात करते हैं तो करौली के अंदर विशेष रूप से एक अभ्यारण्य मिलता है, केला देवी अभ्यारण्य। उस रीजन के अंदर जो चंबल नदी प्रवाहित होती है वहाँ पर घड़ियाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में मिलते हैं, तो घड़ियाल जो है ये आपके यहाँ का हो जाएगा। कोटा का जो है ये उदबिलाव जो है ये कोटा का हो जाएगा। नागौर का जो शुभंकर है ये राजहंस हो जाएगा। नागौर का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राजहंस हो जाएगा। पाली का तेंदुआ हो जाएगा। देखिए, जो आपका कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य था उसकी जब अपन ने बात की तो वहाँ पर तेंदुए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में मिलते हैं, और तेंदुए जो है ये विशेष रूप से इस क्षेत्र के अंदर लेपर्ड या तेंदुआ मिलता है। पाली के अंदर जवाई डैम के नाम से लेपर्ड या तेंदुए के लिए एक रिजर्व क्षेत्र, एक संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया हुआ है, तो वह भी आप लोग जो है इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक यहाँ पर आप लोग चेंज करिए, जो जयपुर वाला है ये यहाँ पर आपका मृग नहीं है, ये चीतल है। जयपुर का जो शुभंकर है ये चीतल है, मृग नहीं है। कृष्ण मृग जो है ये अगर पूछा जाता है कृष्ण मृग तो फिर चूरू को हो जाएगा, बाकी चीतल है जयपुर का। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ का जैसे मैं बता रहा था उड़न गिलहरी जो है ये आपका प्रतापगढ़ का हो जाएगा। इसके बाद में आपका राजसमंद का हो जाएगा भेड़िया। देखिए, पाली को तो दे दिया तेंदुआ, और राजसमंद के पास में क्या रह गया, भेड़िया रह गया, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की वजह से। सवाई माधोपुर का हो जाएगा बाघ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है। गंगानगर का हो जाएगा चिंकारा। सिक्कर का हो जाएगा शाहीन। सिरोही का हो जाएगा जंगली मुर्गा या जंगली जो मुर्गी होती है वह। टोंक का है हंस, और उदयपुर का हो जाएगा कब्र बिजू। इनको आप एक काम करना कि एक ऐसा मैप लेना और इस मैप के अंदर सारे के सारे जो है ये भर लेना एक बार। तो सारे के सारे अगर आप भर लेंगे एक बार तो इनको भरने के बाद में आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे याद करना इनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक बार इनको सब लोग जो है इस खाली मैप को लेना है और उसके अंदर ये सारे के सारे आपके जो है 33 के 33 इनको भर लेना है, फिर ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं उनके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है।
देखिए, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 के दिन विशेष रूप से जो आपका रामसर ईरान के अंदर एक जगह है जहां पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन के अंदर यह कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्र जो कि आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का मतलब दलदली होना चाहिए या फिर ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर जैव विविधता काफ़ी मिलती हो, उसके संरक्षण के लिए ये विशेष रूप से कार्य होता है। और उसी दिन से जो है वह आपका क्या होता है, 1971 के अंदर ये बात होती है, 2 फरवरी 1971 को भारत इसके ऊपर साइन करता है। 1982 के अंदर जैसे ही भारत साइन करता है तो भारत का पहला रामसर साइट, इसको कहा जाता है विशेष रूप से जो आपके रामसर में हुआ था, इस वजह से इसको रामसर साइट कहते हैं। और 1982 में भारत ने साइन करते ही भारत का पहली रामसर साइट या आर्द्र भूमि जो है वह केवलादेव जो घना पक्षी विहार है या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अभी कहलाता है, उसको 1981 के अंदर, सॉरी ये 1982 है, 1982 के अंदर जो है वह आपके केवलादेव को राजस्थान का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। उसके बाद में सांबर झील को 1990 के अंदर राजस्थान का दूसरा जो है वह आर्द्र भूमि या रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है। एक कौन सी है आपकी? तो एक तो हो जाएगी आपके केवलादेव और दूसरी हो जाएगी सांबर झील। इसके अलावा एक संस्थान आता है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में इसको जाना जाता है। विशेष रूप से 1961 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये थोड़ा सा जो है वह आपके इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का जो इकोलॉजी वाला पार्ट है उसका, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले। तो वन्य जो WWF है उसकी स्थापना आपको याद रखना 1961 में होती है। ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए होता है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है। लाल पांडा जो है वो इसका प्रतीक है और इसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये इस WWF के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैन एंड बायो जो आपका बायोस्फीयर प्रोग्राम है MBA, जिसके अंदर हाल ही में पन्ना को घोषित किया गया था 12वां, ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था 1970 के अंदर आपका मैन एंड बायो जो आपका प्रोग्राम वाला है। राजस्थान का जैव विविधता जो पार्क है ये कहाँ पर है? देखिए इसमें कुछ आपको नई चीजें मिलेगी। एक ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, राजस्थान का जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर है? तो यह आपका गमधर क्षेत्र उदयपुर का जो है, यहाँ पर आपका गमधर उदयपुर के अंदर आपका क्या है, राजस्थान का जैव विविधता पार्क स्थित है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा लाई जाती है और राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य भी बनता है इस दौरान। वर्तमान में राजस्थान के वन मंत्री, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? ये भी याद रख लेना है, सुखराम बिश्नोई जो है ये वर्तमान में इसके ये हो जाएंगे मंत्री। दादू पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है? ये भी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। दादू पर्यावरण संस्थान टोंक जिले के अंदर स्थित है। 2 चीजें नहीं मिली है, बहुत बिल्कुल नहीं। राजस्थान जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? तो गमधर क्षेत्र उदयपुर में है, गमधर के अंदर जैव विविधता पार्क, और दादू पर्यावरण संस्थान जो है ये आपके टोंक में स्थित है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको अपन UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसकी स्थापना विशेष रूप से 1972 के अंदर मानी जाती है। नैरोबी के अंदर जो है केन्या के अंदर वह इसका मुख्यालय आता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक चर्चाओं में एक शब्द आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत जो है उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। और सितंबर 1987 के अंदर जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि किसके लिए होता है? ओजोन परत जो है उसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। एक क्योटो प्रोटोकॉल आता है जो कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन आपके क्लाइमेट चेंज जो है उसके संबंधित एक आपका संस्थान आता है। इसकी बात करें तो यह 1992 के अंदर पहली बार UNFCCC आता है और इसके जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनको बोला जाता है पार्टीज। और उन पार्टीज की जब कॉन्फ्रेंस होती है यानी कि उनकी जब बैठक होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर उसको बोला जाता है कोप। और ये कोप जो है ये तीसरे नंबर का जब कोप होता है तो वह 1997 के अंदर होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो ये क्योटो जापान के अंदर होता है। और क्योटो जापान के अंदर जब ये COP 3 होता है तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय रहता है वो ग्लोबल वार्मिंग रहता है या फिर ग्रीन हाउस जो गैस है ये रहती है। तो क्वेश्चन कई बार आता है COP 3 कहाँ पर होता है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में COP 3 जापान के अंदर होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये इसके अंदर सारी की सारी चीजें आती है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के सरण से संबंधित है। 1987 सितंबर 1987 में होता है। और ओजोन परत का जो मोटाई है ये आपके किस में नापी जाती है? डोब्सन में नापी जाती है। ये ध्यान रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को। इसी वजह से इस दिन जो है वह आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? बेसिकली ये है तो बायोलॉजी का टॉपिक। होता क्या है कि जब
ये पहली बार जो है वह एक बच्चे के अंदर देखा गया, इसलिए इसको बेबी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसके अंदर हुआ क्या कि एक बच्चा जो था वो पानी की बिल्कुल गहराई के अंदर चला गया था। अगर आप जैसे ही समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहां पर नाइट्रोजन की अधिकता रहेगी, और उस नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से विशेष रूप से उसमें नाइट्रेट जो है यह रहता है, और इस नाइट्रेट की अधिकता की वजह से वो जो बच्चा पहली पहली बार डूबा था, जब उसको निकाला गया तो वो ब्लू रंग का यानी कि नीले रंग का हो गया। तो इसीलिए इस बीमारी को एक नया नाम दे दिया कि पानी की गहराई के अंदर जो नाइट्रेट है उसकी वजह से एक रोग होता है, एक सिंड्रोम होता है, जिसको क्या नाम दिया गया कि जो बेबी है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसी वजह से ब्लू बेबी इसका नाम पड़ता है, और ये सिंड्रोम है जो कि नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो इसको जो है ये सिंड्रोम विशेष रूप से नाइट्रेट की वजह से होता है। ये राजस्थान के कई एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए याद रख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरुस्थली रोकथाम सम्मेलन भी किया जाता है, जो कि मरुस्थल को रोकने के लिए 1994 के अंदर पहली बार ये इस प्रकार का कोई सम्मेलन होता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो प्रदूषण है उसके नियंत्रण का कार्य राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये एक बोर्ड बनाया हुआ है राजस्थान सरकार के द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि राजस्थान का जो पाली जिला है उसके अंदर जल प्रदूषण का प्रमुख क्या कारण है, तो विशेष रूप से पाली के अंदर जो रंगाई छपाई का कार्य होता है, इसके रंगाई छपाई के उद्योग से निकलने वाला जो पानी है उस पानी की वजह से अन्य जो पानी है वो जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर लूणी नदी है, ये लूणी नदी पाली के अंदर एंट्री मारने के बाद में क्या हो जाती है, आपके प्रदूषित हो जाती है। विशेष रूप से पाली के अंदर रंगाई छपाई का उद्योग जो है उसकी वजह से ये कार्य होता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति भी लाई गई थी। 2010 के अंदर जो है वह जैव विविधता बोर्ड की भी स्थापना की जाती है, और 2010 के अंदर ही जो है वह राजस्थान राज्य पर्यावरणीय नीति भी लाई जाती है। वर्तमान में राजस्थान के 249 ब्लॉक के अंदर से 198 ब्लॉक डार्क जोन में है। देखिए डार्क जोन क्या होता है, ऐसे जोन यानी कि ऐसे ब्लॉक जहां पर जो भूजल है यानी कि भूमि का जो जल है वो लगभग गायब ही हो चुका है, अब है ही नहीं, उस जोन को बोला जाता है डार्क जोन। तो 198 राजस्थान के वर्तमान में डार्क जोन है 249 के अंदर से। इसके अलावा विश्व के अंदर जैव विविधता के ऊपर एक संधि होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1992 के अंदर विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये आपका 22 मई के दिन मनाया जाता है, और 1992 के अंदर 22 मई के दिन जैव विविधता आपके क्या होती है, संधि होती है 1992 में, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ते होंगे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। यह विशेष रूप से भारत के अंदर जो है वह किसके लिए काम करता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना 2 जून 2010 को की जाती है। 2 जून 2010 को यह स्थापित होता है, और इसका मुख्यालय भोपाल एमपी के अंदर जो है वह इसका मुख्यालय रखा जाता है 2 जून 2010 को। राजस्थान के अंदर राजस्थान जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2 मार्च 2010 को आता है। जैव विविधता बोर्ड जो है वो फरवरी 2010 में जैव विविधता बोर्ड बनता है, और फिर जैव विविधता अधिनियम आता है मार्च 2010 के अंदर। इसके बाद में एक लास्ट चीज आती है आपके सामने, राजस्थान राज्य जैव विविधता विरासत स्थल। राजस्थान के अंदर जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से जो है वह विरासत स्थल है, यानी कि जहां पर राजस्थान में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने अगर पीछे कुछ एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि आक्कलवुड फॉसिल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है उसी के अंतर्गत जैसलमेर के अंदर आक्कलवुड फॉसिल जो पार्क है यह स्थित है जैसलमेर के अंदर। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ आक्कलवुड फॉसिल। केवड़ा की नाल जो है ये कहाँ पर है, केवड़ा की नाल जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी कई बार पूछी जाती है। रामकुंडा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर रामकुंडा जो है वह उदयपुर के अंदर है, या पहली बार पढ़ रहे होंगे। नागपाड़ कहाँ पर है, ये अजमेर के अंदर है, यह भी एक जैव विविधता वाला स्थल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वह विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जो है वह जीव मिलते हैं। इसके अलावा छापोली माता कहाँ पर है, तो यह झुंझुनू के अंदर है। तो आप लोगों ने ये तो अक्सर एग्जाम में मिलता ही मिलता है आक्कलवुड फॉसिल। केवड़ा की नाल और आपके नागपाड़ ये दोनों आपने नाम सुन रखे होंगे, लेकिन रामकुंडा और आपके छापोली माता ये दोनों आपने नहीं सुना होगा। दोनों याद रखना है, राजस्थान के अंदर जैव विविधता के विरासत स्थल है, रामकुंडा उदयपुर में है और छापोली माता जो है ये आपके झुंझुनू के अंदर आ जाती है। तो ये आपके विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय जो मुद्दे हैं वह आपके सामने रखे गए हैं इस क्लास के अंदर। अगर इसमें से, चूंकि इसमें क्वेश्चन लाने का समय भी नहीं मिला और क्वेश्चन इससे
कुछ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कोशिश करनी है कि पिछले एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उनको जरूर देख लेना है। बाकी यह आपका टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास के अंदर, फिर से मिलेंगे अगली क्लासों में। धन्यवाद।